चलिए आज का जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति दिगांत का तीसरा पार्ट। और आप सभी बच्चे शांति बनाइए, लड़का इंटरफेयर मत करो, शांति बनाओ और सुनो कहानी का। जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को ना बाबू है, जयप्रकाश नारायण के लोकनायक के नाम से जानल जाता रहे। क्या चीज के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता था। और बताइए लोकनायक का उपाधि किसने दिया? कमेंट सेक्शन में लिखिए। लोकनायक, हेलो, लोकनायक के उपाधि किसने दिया? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिस तरह गांधी जी को गांधी जी कौन कहा था, ठीक है ना? बोलोगे सर सुभाष चंद्र बोस कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर है। बापू कौन कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक उसी तरह लोकनायक माने जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का उपाधि कौन दिया? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जन्म देखिए, इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में। किनका? जयप्रकाश का, जन जेपी। इनका जेपी भी नाम है। और जेपी से देखते हो जेपी यूनिवर्सिटी बना है, इन्हीं का नाम से विख्यात है जेपी यूनिवर्सिटी, जो कि छपरा जिला में प्रसिद्ध है। और छपरा जिला में इनका जन्म हुआ था, जो कि सारण जिला से प्रसिद्ध था। निधन देखो 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान सीताबदियर गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है, ठीक है ना? जन्म स्थान सीताबदियर, जन उत्तर प्रदेश बागी बलिया। बलिया समझ के नाम सुनते हैं, मंगल पांडे वहीं के थे, ठीक है ना? बलिया और सारण के जिले में फैला है। सारण जिले से वहाँ की क्षेत्र नहीं फैली है, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में इस जगह को अगर देखा जाए, एक्यूरेट किया जाए, तो ये छपरा जिला में है, ठीक है ना? पुकार का नाम बचपन है। पुकार का नाम बचपन में लोग उसको बाउल कहते थे। बचपन में जयप्रकाश नारायण को बाउल कहते थे। नहीं, बचपन में किसी का नाम कुछ इधर कर पुकारा जाता, ठीक उसी तरह उनको बाउल कहा जाता था। बड़े होने पर नाम जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। बड़े होने पर नाम जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। जयप्रकाश नारायण जेपी का शॉर्टकट नाम है, जिससे बोला नहीं जाता है जेपी, इंग्लिश नाम जैसे डीके होता है, उसी तरह जेपी नाम है प्रसिद्ध। अपनी जन पक्षधारता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्धि। लोकनायक मतलब जनपद माने सम्मेलन के लिए ना लोकनायक बन गए, लोगों का नेता बन गए। नायक मतलब नेता बन गए। ई का ऊपर से यार जब पढ़ाते हैं तभी इसको अथी होता है। माता पिता देखो, फुलरानी इनकी माता थी। हर्षु दयाल जी इनके पिता थे। हर्षु दयाल जी इनके कौन थे? पिता थे। पत्नी थी प्रभावती देवी। प्रभावती देवी पत्नी थी इनकी। प्रभावतिया जिसे देहाती में बोला जाता है। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। प्रसिद्ध गांधीवादी थी, गांधीलिज्म परिवार के थी। आइए, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही शुरू किया, कोई भी घर पर माने माता पिता के साथ। फिर पटना कॉलेजिएट पटना से दाखिल हुए और यही बिहार के हिंदी वर्तमान स्थिति विषय पर लेखन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। वर्तमान में जो बिहार के पटना में पटना कॉलेजिएट है, वहाँ पर पढ़ाई किया। उनको एक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। किसको? जेपी जी को। हाँ, इसके बाद वो पटना कॉलेज से पटना प्रवेश के असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा को अधूरा छोड़ दिए। बाबू, असहयोग आंदोलन गांधी जी जब चालू कैले रहलन, तब उन्हें के उस समय वो शिक्षा को क्या कर दिए? अधूरा छोड़ दिए। गांधी जी असहयोग आंदोलन चालू किया था ना? बताओ असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 20 में, 1922 में चौरा चोरी कांड, ठीक मानो? अब यार चुपो, ये कोई गलती जानते हो उसके बाद कमेंट करते हो। सुनो, इसमें तर्क वितर्क मत, जितना बोल रहा होता सुनो। 22 में, कब में? 22 में चौरा चोरी, असहयोग आंदोलन 20 में। देखो अधूरी छुरी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। बाबू पूछेगा कि अमेरिका कब गए शिक्षा के पढ़े खातिर? तो 1922 में जाना घड़ी चौरा चोरी कांड भैया, ठीक बनू? कौन चले गए? जेपी जी अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्लिन, विशिंग, मेडिसन आदि के विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। मेडिसन में, कैलिफोर्निया में सब जगह है, वहाँ पर पढ़ाई अध्ययन किए। कौन किए? जयप्रकाश नारायण जी। और मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वहीं पर ग्रहण की। कहाँ पर? अमेरिका में। माँ की अस्पताल के देखो, माँ की अवस्था ठीक न होने के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट गए। माँ स्वस्थ नहीं थी, पीएचडी ना कर। पीएचडी क्या डिग्री होता है? पीएचडी कर लोगे तो नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी करते हैं। तो इनका पहले पीएचडी नहीं कर, तो इनका पैसा ना लगी, सीधा सा बात बा। या तो इनको लगा बोलते डॉक्टर जेपी लिखते ना, तो इन पीएचडी नहीं कर पाए। माँ की स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ, फिर भी अपने देश लौट आएगा, इंडिया लौट आए। राजनीतिक जीवन देखो, 1929 से लेकर कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सनबिया अवैध आंदोलन के दौरान जेल गए।
1932 में जब गांधी जी संविधान आंदोलन चलाए थे ना, उसमें इनको जेल भी जाना पड़ा। कब जेल पर जाना पड़ा? 1932 में। जेल के बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन अहम भूमिका निभाई। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए, ठीक है ना, उसमें अहम भूमिका निभाई। 1939 से लेकर 1943 में भी जेल गए, ठीक है ना। 1942 के आंदोलन से वो विशेष प्रसिद्धि मिली। 1942 में कौन आंदोलन चला था? बोलो। 1942 में कौन सा आंदोलन चला था? भारत छोड़ो आंदोलन चला था कि नहीं? उसमें प्रसिद्धि मिली। उन्हें वही 1942 में भगत सिंह आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे सिंगापुर में, समझ में आ रहा है ना, उनमें प्रसिद्धि मिली। आज़ादी के बाद 52 में वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 52 में 1952 में, हाँ 52 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन का योगदान पूछेगा ऑब्जेक्टिव में रखना है। एकदम धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में स्वयं अलग कर दिया और 1994 ही ना जी है को विनोय भावक सर्वोच्च आंदोलन से जुड़े। देखो यही ना जी 1994। उसके बाद देखिए 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। यही सबसे बड़ा आंदोलन है, इसी पार्टी के हम लोग बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। 1974 में 1972 का समय ऐसा आया था ना कि भारत में ना भूखमरी आ गई थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, याद रखना। तो इंदिरा गांधी की सरकार होने के बाद वहाँ पर भूखमरी आ गया, भारत पूरा था, भारत के पास खाने नहीं था, भोजन नहीं था, 2.5 दिन का भोजन था, ऐसा माना गया था। तो इसमें इंदिरा की सरकार थी। उसके बाद 1974 का समय था, ये छात्र आंदोलन कर दिए। भाई कि क्या होगा, जनता को क्या खाएगा, क्या पिएगा, दम स्थिति भारत के दयनीय हो गई रहे, जीडीपी दम खत्म रहे। जीडीपी समझता है ना। आपातकालीन के दौरान जेल गए, इनके मार्गदर्शन जनता पार्टी का गठन हुआ। कृतियाँ देखो, इनकी कुछ कृतियाँ है। देखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इनकी है, तो ये रखना इंग्लिश में बाबे जयप्रकाश के। हाँ कुछ कविताएं भी लिखे, डायरी निबंध भी लिखे। सम्मान देखा इनकर जौन जौन सम्मान मिलल बा, समाया लड़का हेलो सम्मान याद कर लो, सम्मान बहुत है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेस सम्मान। मैगसेस सम्मान किनको दिया गया? तो जेपी जी को। कौन समाज? मैगसेस समाज, याद रखिएगा। 1998 में भारत रत्न मिला। 1998 भाई बहनों 1998 में इनको भारत रत्न मिला, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। भारत रत्न मरने के बाद भी दिया जाता है, तो दिया गया। भारत के लिए काम किए थे। हाँ भारत रत्न सबसे पुरस्कार। अब फिगर का एक्सप्लेन कर देखो। अच्छा पूछेगा जयप्रकाश नारायण कौन सदी के कवि थे? तो 20वीं शताब्दी के। शताब्दी बुझाता है ना, जैसे तारा कहीं पूछ दिया। देखो 20वीं शताब्दी का क्या मतलब हुआ? 19 के बाद 1 साल चला गया तो 20वीं बोलेगा। अब 19वीं तो बीत गई, 20वां में घुस गए तो 20वीं बोलता है, ठीक है ना। तो 1902 में जन्म हुआ तो 20वीं शताब्दी में नहीं जन्म हुआ, समझ में आ रहा है ना। हम बोल देंगे 1875 कौन शताब्दी है, तो बोलोगे 19वीं के। 18 साल के बाद 75 साल और बीत गई 19वीं शताब्दी में, समझ में आ रहा है ना। अभी कौन शताब्दी? ये 21वीं चला था 20 के बाद, अभी 21वीं चल रहा है। अब इसमें बोलोगे 21वीं का मतलब, ये लड़का पूछा कि कौन शताब्दी अभी चल रहा है? 21वीं। और तो बोल देना कि इसमें जा रहा है, वीडियो जाएगा तो कहेगा कि सर जी का 21वीं बता रहे हैं, ठीक है। ये जो भाषण हुआ था बाबू 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया गया था। जयप्रकाश नारायण से संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण है का एक प्रस्तुत अंश है, एगो ऐतिहासिक भाषण के प्रस्तुत अंश बा। कहिए देवल गई रहे तो याद रखिए 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण ऐतिहासिक भाषण है। चलिए पाठ चालू करता हूँ। नौ मिनट तक बायोडाटा पढ़ा दिए। बिहार प्रदेश, देखो बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, ये ना जेपी जी ना संबोधित कर रहे हैं, सभी लोग को बोल रहे हैं कि मेरे साथ संघर्ष समिति, मेरे युवक साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे भाई और बहनों, ये बोलकर संबोधित कर रहे। भाषण है, भाषण में ही नहीं बोला जाला है, भाषण है। पूछेगा कि क्या है, तो भाषण है। जैसे उसने कहा था क्या है, तो कहानी था। अच्छा बातचीत क्या था, तो बोलोगे कि ललित निबंध था। अभी अभी रेणु जी की जो कविता पढ़ी, अभी अभी रेणु जी थी ना,
रेणु जी थी, रेणु जी फनीश्वर नाथ रेणु एक महिला है, उनकी जो अभी कविता जो मैं पढ़ा, ए लड़का जो मैं कविता पढ़ा, ये कौन बता रहे हैं? जयप्रकाश जी। अनुरोध तो वास्तव में उनका सुनते ही मेरा है, वह चाहते थे कि मुझे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैं स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी, यही तो वो दिक्कत है किताब में, ऐसे किताब पढ़ना पड़ता। किताब दो तो कुछ कोई दूसरा किताब है। अरे यार ये भी वही है। अच्छा सब है, थोड़ा उस देखो तो लेकिन ठीक है, लग रहा है ठीक है। अच्छा दो, हाँ तो ठीक है, धोआ दो भाई तो और बेकार है यार। हाँ ये साफ है तो ये ना किताब, ये किताब है, फाड़ को रख दो। अरे संपूर्ण क्रांति में ऐतिहासिक भाषण है, इस भाषण से बच्चा जन जन में चेहरा पर खून उबल जाएगा। पढ़ते हो काहे खातिर? आग लगाने के लिए, देश बचाने के लिए, अपने आप क्रांतिकारी बन जाओ, क्रांतिकारी बन जाओ। देखो उसके बाद से सारी समृद्धियाँ भी अभी हाल ही में बहुत दुखद समृद्धि की जागृत कर दिया है। देखो ये बेचारी जो कविता था ना, रेणु जी लिखी थी, ये रेणु जी की कविता कौन पढ़े थे? जयप्रकाश नारायण जी। आई कविता जो लिखी थी ना रेणु जी, ए लड़का, रेणु जी कविता लिखी थी, कविता में इतना अंश था, इतना शब्द था कि ये जो आंदोलन होता ना शायद वो रह जाती तो और क्रांतिकारी आंदोलन होता। शब्द में कई को शब्द ऐसे चुन चुन कर डाली थी कि आंदोलन क्या होता और क्रांतिकारी हो जाता। इससे हृदय भर उठता है। आपकी शायद मालूम ना हो कि जब मैं बेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2-3 दिन पहले मेरे मित्र भी ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। अस्पताल में गए थे तो वहाँ पर रेणु जी के अपने मित्र के साथ, किसके मित्र के साथ? ईश्वर अय्यर के साथ 2-3 दिन रुके थे। वहाँ दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। वहाँ पर कौन कौन आए थे? दिनकर जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। दिनकर जी को जब विपत्ति आती है तो कायर को दहलाती है, इन्हीं का स्टेटमेंट है। जब विपत्ति आती है तो किसको दहलाती है? कायर को दहलाती है, कायर डर जाएगा। राष्ट्र कवि का पद मिला है इनको। देखो तो दिनकर जी गगन बाबू से मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल ही में कुछ कविता सुनाई, राष्ट्र कवि रहे, कविता वो सुनाई और मुझसे कहा आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं हैं आपसे लगी थी। बोल रहे हैं जेपी जी का जो आंदोलन शुरू किए हैं ना, ये जो आंदोलन जरूरी था, आंदोलन जरूरी होता है, देश के विकास के लिए आंदोलन जरूरी होता है, नहीं तो देश सरकार निकम्मा हो जाएगा, अपने मनमौजी करने लगेगी, तो आंदोलन जरूरी चाहिए, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं जयप्रकाश जी बोल रहे हैं कि ये जो मेरी आशाएं थी वो लगी थी, आपने बहुत अच्छा किया, उसको क्या कर दिया? शुरू कर दिया। उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान से देश की तरुणों से आप किया जाएगा। मैं देखता हूँ तालियां हरगिज न बजाएं। मैं कहता हूँ मैं देखता हूँ कि तालियां लड़का, तालियां फालियां मत बजाएं हरगिज, हमारा ताली बजा के हमको सम्मानित न करें। कौन बता रहे हैं? जयप्रकाश। मेरी बात चुपचाप सुनिए। जेपी जी बोल रहे कि मेरी बात चुपचाप सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। जो मैं विचार कहूँगा वो हुंकार से भरे होंगे, और जो मैं बोलूँगा ना तो फटाफट ताली बजा के हमारे सम्मानित नहीं क्या करे के, हम ताली सुने खातिर नहीं किया। हुंकार जो हम बोले तो शब्द में दम निकली, ताली बजा के हमारे अथी नहीं क्या दिखावे कि हम ये ताली सुने खातिर नहीं आए हैं। क्रांतिकारी के वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। है बाबू, क्रांतिकारी का विचार होगा, अमल करना, ग्रहण करना आसान नहीं होगा। अमल मतलब ग्रहण करना आसान नहीं होगा, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। देखो क्रांतिकारी क्या मांगती है? बलिदान मांगती है, जान मांगती है। क्या मांगती है? हाँ, बलिदान मांगती है। बलिदान देना पड़ेगा, ताली बदलने से नहीं होगा, कष्ट सहना होगा, गोलियां और लाठियां का सामना करना पड़ेगा। गोली खाएगा पड़ी, लाठी का सामना करेगा पड़ी, तब आंदोलन होई। खाली सोच लो कि ताली बजा दी तो ऐसा कुछ होके वाला नहीं के। जेलों में भरना होगा, जेल भर जाई, जमीन के कुर्तियाँ होगी और सब होंगे। यह क्रांति है मित्रों, यह संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन ही आंदोलन नहीं है। ये विधानसभा के विधायक जी का आंदोलन ना हो कि चल गई ताली वाली बजा कर झंडा लेके वहाँ से खा के भोज खा कर चल गए दूसरा पार्टी में। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। विधायक जी का घड़ी तो चल कौची चल रहा है कि विधायक जी का रेल है तो चलो बाइक लगा कर तेल पूरा भर ले, कल उधर आया वो पार्टी तो उसमें भी कल उसका रैली होगा तो कल उसमें तेल भर लिया जाएगा। होता है कि नहीं बाइक में?
वह तो एक मंजिल है, वह क्या है, एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, ये जवाहरलाल नेहरू शब्द का बोले हैं। पूछेगा कि कौन कहा है दूर जाना है, जवाहरलाल नेहरू। अभी न जाने कितने मील इस देश को, जनता को दूर जाना है। केकर स्टेटमेंट हो, पूछ दी। हाँ बहुत अच्छा। उस स्वराज के प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाख जवानों कुर्बानी दी, स्वराज को प्राप्त करने के लिए जो जब 1947 में देश गुलाम रहे तो लाखों लोग कुर्बानी दिलक कि ना, हाँ कुर्बानी दी। जिसके लिए सरदार भगत सिंह के फांसी मिलल हूँ, उनके साथी बंगला सारे क्रांतिकारी, महाराष्ट्र साथी देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली को निशाने बने। सभी गोली खैलक लो कि नहीं लोग, या तो फांसी पर लटकाए गए, जिसे स्वराज के लिए लाखों देश की जनता बार बार जेलों से भर्ती रही है। और जब गोली लगा भगत सिंह को तो लाखों जनता का गए जेल में भर्ती करी गए। विरोध में जे तो अंग्रेज क्या करो, जेल में भर्ती कर दो कि ना। काहे आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ उठाओगे तो जेल में भर्ती ना कर देता है, लेकिन तुमको उठाना पड़ेगा आवाज़, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात। लेकिन आज 27-28 वर्ष बाद जो स्वराज है, 27-28 वर्ष के बाद हुआ ना कि 1947 में देश आज़ाद हो ही रहे और 1974 में भई रहे, तो 28 वर्ष ना हो गए। बात उसमें जनता कराह रही है, भूखी है, महंगाई है, भ्रष्ट है, कोई काम नहीं जनता को निकलता बगैर रिश्वत के। बिना रिश्वत के घूस दे ले जनता के कोनो काम नहीं के। 1974 में इन्हें के देश आजाद बन तब से रिश्वतों चालू हो गई, घूसखोरी चालू हो गई। ये सब अंग्रेज सिखा कर चला गया था इंडिया वाला को, ठीक है ना। देखो सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी रिश्वत की बगैर काम नहीं जनता को होता। बिना सरकारी अफसर बैंकों में बिना रिश्वत ले जनता के काम ना हुई। एगो जाति आवासी बनाए जाता रहा तब तो ऑनलाइन भैया पहले ऊपर पैसा लागत लगा। सुनो, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। हर प्रकार के अन्याय के बीच नीचे कौन दब रही है, जनता दब रही है। जनता दब रही है कि नहीं, जी रही। शिक्षा संस्था भ्रष्ट हो रही है, शिक्षा संस्था भी भ्रष्ट हो रही है। शिक्षा के तो मतलब कोनो नहीं कि डिग्री यहीं में मिल जाता है, शिक्षा पढ़ल लिखल आदमी के कोनो वैल्यू नहीं के, तो भ्रष्ट नहीं होता है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। हजारों नौजवानों का भविष्य कोची में पड़ा हुआ है, अंधेरे में। पढ़ा लिखा है, उसका भविष्य नहीं है, ड्रीमें नहीं है, पढ़ लिख कर क्या करेगा, तो अंधेरे में पड़ रहा है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा, शिक्षा पाकर दर ठोकर खाना नौकरी के लिए, दर नौकरी के लिए ठोकर खाना। रोजगार दो जी भैया, रोजगार दो ना। कैसे बोले तो मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है ना। तो 2 करोड़ रोजगार देंगे तो रोजगार मोदी सरकार से नहीं मांगा जा रहा है, पहले भी सरकार से रोजगार मांगा गया था, ठीक है ना। ये जयप्रकाश जी आंदोलन में बोल रहे हैं। नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबों की बेरोजगारी। गरीबी हटाओ का नारा जरूर लगाते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कौन लगाया था, इंदिरा गांधी। जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ का नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी तो पिछले वर्षों से, गरीबी तो पिछले ही वर्ष से बढ़ गई। तो मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी कुछ हमें अपने शब्द सुनाए। दिनकर जी, वही दिनकर जी राष्ट्र कवि, उनके शब्दों में क्या होती है, बहुत कुछ अम्ल होता है, उनके शब्दों में दम होती है, ठीक है ना। दिनकर जी का हो जाता है ना, जब पतझड़ सूख जाए, देखो जब पतझड़ सूख जाए तो वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं होता है ना, दिनकर जी का। अच्छा जब हम पढ़ाते हैं यार तो छत पर से आवाज़ का आता है। बड़े हृदय ग्रही थे बाबू, बहुत हृदय ग्रही थे, हृदय के अंदर तंत्र की बात करते थे। और उसी रात जब विदा हुई तो उसी रात हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनके इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। पूछेगा कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक क्या रहे, हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका। हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका कहाँ के मालिक थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, ठीक है ना, याद रखना। वे घर पर वो मेहमान थे, घर पर क्या थे, तो इंडिया एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, बोलो लिखो बोलो कौन थे, बोलो। हाँ शाबाश, क्या बात है। हाँ अरे रामनाथ बहुत अच्छा बोल रहा है। अरे बोल रहा है कि हम ये बोल रहे हैं। अच्छा चलो, रात को दिल के दौरा पड़ा। पूछेगा कि रात के दिल के दौरा केकरा पड़ल, देखो
रात के दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उसको अस्पताल पहुंचाया। गोनके जी की 3 मिनट में बिल्डिंग नर्सिंग होम में दिल के दौरा पड़ल, 3 मिनट में अस्पताल ले गई रहे लोग। केकरा के? तो दिनकर जी के। लड़का किसको ले गया? अस्पताल का नाम रहा बिल्डिंग नर्सिंग होम। बोला लिखो, बिल्डिंग नर्सिंग होम। बिल्डिंग नर्सिंग होम में किसको ले गया? दिनकर जी को। हाँ, शायद उसे कहते थे सारा इंतजाम था। लड़का सारा इंतजाम था वहाँ पर। पटना का अस्पताल पता नहीं 3 घंटों में भी तैयार नहीं हो पाता है। पटना का अस्पताल अगर जैती सन महाराष्ट्र से तो 3 घंटों में भी पता नहीं हो पाता होता था। सभी डॉक्टर सभी तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी की हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाई है बबुआ। सभी औजार डॉक्टर लेकर तैयार होलन, लेकिन दिनकर जी के हार्ट फिर से तैयार ना भइल। बेचारा के हार्ट, राष्ट्रपति हमारे कवि जो थे दिनकर जी के हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीख लो, हार्ट अटैक से मौत हो गया। पटना में लेकर नहीं आएगी तो पटना में लिया मैं 3 घंटा में ना पहुंचता, ठीक बनू। लेकिन कौन हॉस्पिटल में? नर्सिंग बिल्डिंग हो, बिल्डिंग नर्सिंग होम। कहाँ डॉक्टर? हाँ, उसी रात उनका निधन हो गया। उसी रात उनका क्या हो गया? क्या हो गया? उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी कविता सुनकर, उनका मुंह सुंदर शोभा जोशीला चेहरा याद आ गया। उनका चेहरा जो था ना, जोशीला चेहरा था, चेहरा पर दम था, चेहरा पर तेज थी। किनकी तेज? चेहरा पर तेज थी। जयप्रकाश आज का युवा का चेहरा पर तेज है। ये सब चेहरा पर 1950 में पूरा चेहरा खत्म कर दिया है, ठीक है ना। चेहरा पर तेज था, ओजस था। किनके? दिनकर जी के चेहरे पर। आज लगता है वो हमारे 2 मित्रों कितनी कमी है, 2 मित्रों की कमी है जो वर्ण वह देते हैं ना। हाँ, आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में भी जो ताकत थी, आज वो जुलूस में, आज जुलूस का मतलब ये दोनों व्यक्ति नहीं रहे। बेनीपुरी जी नहीं रहे और दिनकर जी भी नहीं रहे जुलूस में, इस सभा में। किनके सभा में? तो जयप्रकाश नारायण के भाषण में, ठीक है ना। आज इसी सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होता। उस सब शब्द में वर्णन, कई शब्द में अंगार होता। अंगार मतलब आग होता, दम, लड़का दम खिलखिला जाता। जो सुनता ना ऑडियंस, दम होता शब्द में। ऑडियंस को सुनाओगे अच्छा बात तबे ना। सुनने वाला का ऑडियंस क्या होता है? उसमें शब्द में ना अंगार होता है, शब्द में ना कथनी में ना होता है। तो कथनी तुम्हारा हार्ड होना चाहिए, क्या ना। वाक्ता है, वाक शक्ति में दम होती है। अब इस वाक शक्ति के तो बारे में बालकृष्ण भट्ट अच्छी तरह बता दिए हैं, लेकिन बालकृष्ण भट्ट को तो खुद ही कहीं पर पटता नहीं था, सगरों से हटा दिया गया था। अच्छा देखो, लिख दिए उनकी हर जगह अच्छाई को ऑब्जर्व करो, बुराई जहाँ पर उसको त्याग दो। उसके बाद से देखो, आज दिनकर जी की कविता लिखते भारत के लिए, नव निर्माण के लिए, ये देश युवकों और छात्रों का देश का साधारण व्यक्ति नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा शुरू होता, प्रारंभ हो गया होता है। यह कविता शायद उस नवीन क्रांति का एक अमर शहीद बन जाती। कविता जो लिखते थे ना, नवीन क्रांति का एक अमर, बाबू एगो अमर क्या हो जाता? शहीद बन जाता। क्या बन जाता? शहीद बन जाता। लेकिन आज दोनों ही नहीं है। लेकिन आज दोनों नहीं है, गजब है, दोनों नहीं है। कौन कौन? बेनी प्रसाद जी और दिनकर जी। दिनकर जी न बेनी प्रसाद जी। तो मित्रों ये देखो, ये स्मृतियाँ जगी है और इनका भार हृदय पर है। इनकी स्मृतियाँ माने यादें जगी है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है। मैं थक गया हूँ, लेकिन तेरे ऊपर जिम्मेदारी हमारे कंधा पर लदा गई बा। जेपी जी बोला तारा, सुन लो, ठीक है ना। आज देखो, मैथिली और मगध के बच्चे, भोजपुरी है, थोड़ा समझिएगा। अब बिहार भोजपुरी के तो लड़के पूरा समझेंगे। तो बिहार में 3 भाषा बोली जाती है, मैथिली, मगध और भोजपुरी, ठीक है ना। और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करने नहीं लिया हूँ। तरुणों से, छात्रों के बराबर कहता रहा हूँ। जब पहले हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, यूथ इंग्लिश है, यूथ मतलब होता है युवा, और फॉर मतलब होता है के लिए, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के लिए, मतलब युवाओं के लिए लोकतंत्र, इसका मतलब हुआ यूथ फॉर डेमोक्रेसी। का लोकतंत्र है, युवाओं का क्या रोल होता है? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता के बीच में रहने वाले जो तंत्र नहीं होता, जैसे भारत की जो डेमोक्रेसी कंट्री, भारत एक लोकतंत्र यंत्र। अच्छा देखो, ये रोल है
यह हमने जो जो बताया था उसमें सीखा था, उसके बाद बराबर कहता रहा। ये संचालक समिति बहस करती रही, वह बूढ़े हो गई है, हमारी सलाह लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं। हमने कहा हम लोग दूसरी पीढ़ी के नया जनरेशन का हो गई बनी सलाई का, आ पुरनका लोग बूढ़ा हो गई बा, हमने के बात सुने के चाहिए। आप नई पीढ़ी के लोगों हैं, देश का भविष्य है, आपके हाथों में उत्सव है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी का मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश जी छात्रों हमसे कहलन सर, छात्र हम लोग से बोला कि खाली आप मार्गदर्शन मत दीजिए, गाइडेंस मत दीजिए, कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। कथनी से नहीं होता है, करनी से होता है, सुनने पड़ता है ना, मार्गदर्शन चलना पड़ेगा। आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब वो काम संभालना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना। एक्सेप्ट योर चैलेंज डेट आफ्टर फैक्ट, एक्सेप्ट योर चैलेंज को स्वीकार करना पड़ेगा। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश, हाँ तो मैं टालता रहा, जयप्रकाश जी इस काम को टालते रहे, लेकिन अंत में बेलोर जाते समय मैंने आग्रह से स्वीकार कर लिया। लेकिन बेलोर जाते समय आग्रह से मैंने स्वीकार किया, ये बात को स्वीकार कर लिया कि भैया हम आंदोलन करेंगे। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया, अपनी योग्यता और नम्रता पूर्वक यही स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। सबसे अनुरोध करता है जितना युवा लोग से है कि हमको नाम खातिर नेता नहीं बनना है, मुझे सामने खड़ा कर और कोई हमें डिक्टेट करे, पीछे से किया करना। जयप्रकाश नारायण तुम्हें तो ये नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। अगर हमको डिटेक्ट करेगा ना कोई, मतलब पीछे से झूठो मूठो के खाली ताली बजेगा तो हम काले छोड़ दें, उसको भी हमारे साथ संघर्ष करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। जिस तरह तुमको भारत इज माई होम में कौन बताए थे ये बात, तो जाकिर हुसैन बताए कि हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं, बात सुनूंगा, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होंगे उनमें से बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बातों को स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। सबका बात सुनूंगा, स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। जो मैं करूंगा ना वह वही होगा। ये बात कौन बोले थे? जेपी जी, ठीक है ना। छात्रों का बात ज़्यादा सुनूंगा, फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा, जो मेरा फैसला होगा ये सबको, सुनने वाले ऑडियंस को भी मानना होगा, और जो मेरे साथ है उनको मानना पड़ेगा। किनको मानना पड़ेगा? कौन बता रहे हैं? जेपी जी। हाँ, और आपको भी मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब होगा, तभी तो इस नेतृत्व का, इस आंदोलन का कोई मतलब निकलेगा बाबू। जब क्रांति सफल हो सकती है और नहीं तो आपस में झगड़ों में, तो बहसों से पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे। और आपस में अगर झगड़ा बिखर हो जाए तो खुद हम लोग में संगठन नहीं रहेगा, तो हम ये के बिखर जाए सब, चलो उकरा के का समझाएं सब, ठीक है ना। जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। बहुत दिनों में सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इस घटना कॉलेज से ISC का विद्यार्थी था। ये ISC का विद्यार्थी था पटने में। ISC जगह तू बड़ा साइंस का स्टूडेंट वही हो, आर्ट्स वाला ना। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे छात्रवृत्ति मिलती थी। वे सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय विद्यार्थियों में। और हम सब ने एक साथी गांधी जी को आह्वान का पर असहयोग किया था। गांधी जी के आह्वान पर वो असहयोग कैले रही का असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष एवं मेरे जीवन बीता। चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री मित्र जो कहिए मथुरा बाबू, उनके जमानत बाबू फूलदेव शाह वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया। मतलब कहने का मतलब है ना कि ये उस समय ना जो आंदोलन किए थे असहयोग बात, तो 1.5 वर्ष बाद ना जो राजेंद्र बाबू के जो मंत्री थे तो उनको छात्रवृत्ति के लिए ना, इनको जानते हो फूलदेव शाह वर्मा जी थे, उनको तो मथुरा बाबू ने उनको भेज दिया था छात्रवृत्ति पाने के लिए। स्टाइपेंड नहीं मिलता है, हाँ, तो उनके पास भेज दिया गया था। वो फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में प्रयोग करो। लेबोरेटरी समझते हो जहाँ पर केमिस्ट्री में नहीं किया जाता है, प्रयोगशाला, तो उसी में करते थे। अब साइंस के स्टूडेंट हो, इतना जानते हो। देखो उनसे कुछ सीखो। मैं महामान मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव था। उनके भी मेरे हृदय में ना
पूजा का भाव था, उनको भी मैं देवता समान मानता था। किनको? महामान मदन मोहन मालवीय जी को। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी ऐड और मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्रता नहीं थी। वहाँ पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यालय पीठ में मैंने परीक्षा दी। बिहार विद्यालय पीठ में परीक्षा दी। पूछें कि कहाँ परीक्षा दिया था जेपी जी? बिहार विद्यापीठ किसका नाम पर बना है? विद्यापीठ कभी थे? आलस कथा नहीं पढ़े हो? विद्यापीठ बिहार के कभी रहा नहीं पर बनल बा। कितना समझाएं तुम लोग को। मैंने परीक्षा दी IAS की, विद्यापीठ से IAS की परीक्षा दिलन। पूछी कहाँ से? कौन कॉलेज से? विद्यापीठ से। हाँ, पास तो करना ही था, पास कर गए। उसके बाद बचपन में मैं जब हाई स्कूल में था तो मैंने स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनी थी। बाबू आई पूछेगा किसकी भाषण सुना था? स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे, जयप्रकाश नारायण जी। और भाषण सुनकर अमेरिका के बारे में कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी ही सी खेती और पिताजी नहर। हाँ, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे ना कि अमेरिका के बारे में कोई धनी घर का नहीं हूँ। अमेरिका जाने के बारे में पूछा जाएगा किससे प्रेरित होकर अमेरिका गए, तो कहोगे स्वामी सत्यदेव से प्रेरित होकर। उनके भाषण सुनकर जेपी जी कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। वो कोई धनी घर का नहीं थे, थोड़ी सी खेती थी, पिताजी नहर विभाग के जिलादार, बाद पर रेवेन्यू असिस्टेंस हुए थे, नॉन गजटेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। तो देखो इस सत्यदेव जी के मुँह से सुनने रहन कि अमेरिका में लोग मजदूरी करके भी लड़का पढ़ सकता रन सर जेपी जी। कौन हमारे हैसियत ना रहे कि चल के हम अमेरिका चल जाए। कैसे हमारे पिताजी वो नहर विभाग के असिस्टेंस रहन, कोनो बड़का एथी ना रहन। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन का गिराव पर आ गया हूँ, चढ़ाव पर था, उतर चढ़ा है। इसी बीच अमेरिका में कुछ शिक्षक प्राप्त करने में आ जाऊँ, इसलिए मैं अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उनके किस नाम से पुकारूं। कुछ लोग हैं जो हमारे को किस नाम से पुकारूं, मुझे कुछ पता नहीं है ना उनको पता है। मुझे आज वर्षों से गालियाँ देते रहे, उसको मैं किस नाम से पुकारूं? जो लाखों माने वर्षों से हमारा के गालियाँ देते हैं, वो जानता है कि अमेरिका का हम दलाल हूँ। लेकिन अमेरिका का हम पढ़ाई सत्यदेव के मुख से भाषण सुन के परिस्थिति खराब होने के चलते भी अमेरिका का पढ़े। कितनी गालियाँ मुझे दी गई, चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए अमेरिका का दलाल बना हूँ। अमेरिका में पढ़े तो अमेरिका का लोग दलाल बनोता। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। ये नारा है, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। ये नारे लगाते थे। मित्रों, अमेरिका के बागवानों में मैंने काम किया। पूछेगा कि जयप्रकाश अमेरिका में क्यों पढ़ाई कैलन, तो ये उत्तर बा देख लियो। अमेरिका में क्यों पढ़ाई कैलन, तो देखो मित्रों, अमेरिका के बागवानों में मैंने काम कैलन। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में, वहाँ जानवरों मारे जाते थे, उनके कारखानों में काम किया। हुए यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम कर इतना कमा लेता था कि कुछ खाना तक 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे। मतलब छुट्टी में इतना कमा लेता नहीं कि 3-4 विद्यार्थी मिल के खाना उना खा लेता नहीं, ऐसा इतना कमा लेता नहीं सके। जानवर जहाँ मारे जाते थे, कारखाने में कमाते थे। तो पूछेगा कि जेपी जी क्यों अमेरिका में पढ़ल, तो बता दियो कि यहीं पढ़ल। ठीक बनू? हाँ, वो देखो, और रास्ते में हम लोगों ने खा पी लेते थे। एक कोठरी के कई आदमी मिलकर रहते थे, रुपया बचा लेते थे। एगो कोठरी में रहते थे, माने कि रुपया 10 आदमी रहन से 10 गो रूम में तो ढेर पैसा लगेगा, इसलिए एगो कोठरी में रहते थे, रुपया को बचा लेते थे। कुछ कपड़े खरीदने के लिए, कुछ फीस के लिए, और कुछ बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं तो दूसरे 1 घंटा रेस्टोरों के होटलों में या बर्तन धोया या वेटर का काम किया। वेटर मतलब रेस्टोरेंट वहाँ ज़्यादा चलेगा तो वेटर का काम करते थे। कौन काम करते थे बउआ? कौन काम करते थे? जब तो शाम को रात को खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराए वहाँ से मकान को हमको आया। बराबर 2-3 दिन लड़के कितने वर्ष तक 2 चारपाई तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में। वहाँ तक कौ दिन कमरा में 2 चारपाई ना रहे, 2 खटिया ना रहे, तो मम्मी के सूटी से जीवन है। 1 चारपाई पर वे और कोई अमेरिका लड़का रहता था। 1 चारपाई जो ना कोई उसमें अमेरिका रहता था। हम दोनों साथ सोते
सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी, इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इस गरीबी में बाबू पढ़ ले पड़ा। देखो अमेरिका जाएंगे, पढ़ाई कर, देखो अमेरिका में जाकर कमा कर पढ़ लिए और तुम यहाँ पर बिहार में रहे हो, सब फैकल्टी मिल रहा है, तब तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। जुनून है, पैशन है यार, जुनून होना चाहिए ना कि अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में जाकर पढ़ेंगे। तुमको दबा के चले मेरा घामा में आ जाओ पढ़े 3 बजे से, सर जी वहाँ ना जम पड़े, बड़ा घाम लगाता है, कहीं कोचिंग खोली ना एरिया में। जुनून है। इतवार के दिन कुछ ऑड टाइम में बाहर में, या जो होटल में काम होता उसको छोड़कर कर जूते साफ करने में काम, शू शाइन पार्लर में उसने लेकर कमोड साफ करने के लिए काम होटल में करता था। शू में जूता के काम लेकर काम करता था, जूता वूता साफ करता था। देखो इतने बड़े रईस खानदान से थे, श्रीवास्तव खानदान से थे। तब यहाँ पर तुम जात बांटते हो। जहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने बाद असिस्टेंट हो गया, स्कॉलरशिप मिले 3 महीने बाद असिस्टेंट हो गया। डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। ट्यूटोरियल क्लास का तो मतलब समझते हो ना, ग्रुप में किसी का असिस्टेंट होगा ना। तो कुछ आराम से रहा। इसी बीच में इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं, जो मुझे गाली देते हैं, इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं कि किस तरह। आज तो बोल देते हैं कि आज क्या बोल देते हैं, निक्सस को दे दो तारा, जयप्रकाश की हो गई हार, ये तो गाली देते हैं। लेकिन देखो मेरा परिस्थिति किस तरह बीता। किनका परिस्थिति इस तरह बीता? जेपी जी का। और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं, और ये सब भी जानते हुए भी गालियाँ देते हैं हमको। अमेरिका में देखो, अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में घोर कम्युनिस्ट था, और लेनिन का जमाना था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था पूछेगा तो 1924 में। लेनिन का पढ़े हुए इतिहास में, वह क्या था, ट्रांसटिक का जमाना था। 1924 में लेनिन मारे गए, और 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया। मैं क्या बन गया? हाँ, मार्क्सवादी बन गया। वे दावे के साथ कह सकता हूँ, बउआ, वो दावे के साथ क्या कर सकता हूँ? कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मैं मार्क्सवादी के ग्रंथ में छपे अंग्रेजी में है, हम लोग ने पढ़ डाले। रात को रोज एक मार्क्सवादी, वहाँ की संस्था है, जैसे पार्टी नहीं होता है अमेरिका को, अमेरिका के मार्क्सवादी बन गए। रात को रोज एक एशियन टेलर था, बाबू है, रात को एशियन टेलर, एशियन मतलब एशिया का। कौन महादेश में रहता है जुनेद? कौन महादेश में? हाँ, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे बाबू। दर्जी के पास क्लास लगता था, और वहाँ से जब भारत लौटा था तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बन गया था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट बनने के बाद भी मैं कांग्रेस में दाखिल बनी कि लोग हमारा के विरोधी ना कही, ठीक बनू। अब जैसे हम इस बिरादरी के थे, तो छोटे बिरादरी में गए कि लोग हमको खराब नहीं कहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था, लेनिन से ही वो बात सीखा था, वह यही सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, उनकी हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। जो गुलाम देश बा वहाँ के लड़ाई से अलग ना रखे के चाहिए, ओकरे सहयोग करे के चाहिए, ठीक बा नु। लेनिन से एगो बात सीखा था, लेकिन इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। यद्यपि उस लड़ाई के नेतृत्व जिन्होंने मार्क्सवादी भाषण से बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ हो पूंजीपतियों के हाथ है, उसका नेतृत्व फिर से कम्युनिस्ट को अलग नहीं करना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। पूंजीपतियों का हाथ हो गया है, मतलब आज कांग्रेस का हाथ, उस समय बताया। पहली बात तो जो मैंने नोट की है आपस में कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुआ गुफर साहब मिलने आए थे। कौन? गाफूर साहब। कौन मिलने आए थे? गाफूर साहब मिलने आए थे। वह बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित भी नीचे आए। प्रधानमंत्री से दीक्षित, राजीव दीक्षित, हाँ आए। सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। डेमोक्रेसी के हमरा का सबक सिखावता लोग। खुद हम अमेरिका से पढ़ के आयल बनी, और डेमोक्रेसी के पार्टी हमरा के पढ़ावता लोग के। ये सभी लोग, राजीव दीक्षित लोग, चंद्रशेखर बाबू लोग, गुफर साहब, सभी लोग मिलने आयल, प्रेम से आयल, बाकी सब हमरा क्या सबक सिखावता लोग। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं था कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। कौनो केहू का अधिकार ना रहे था। खुद उनका से बेसी पढ़ल लिखल बारन,
तारा के क्या तुमको सिखा देगा। अब 10वां का लड़का इंटर का 12th का लड़का के पढ़ा दी कि और तारा का जयप्रकाश नारायण की कहानी बता देता नहीं, तू पढ़ा है। लेनिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हुए भी उनकी हरकत देखिए। शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। उसको हिम्मत करें कि शांतिमय प्रदर्शन होगा, शांतिमय लोग आएंगे इस कोची में, इस भाषण सुनने। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं। कहीं पैदल आ रहे हैं तो कुछ बसों से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं तो कोई ट्रक के भाड़े पर लेकर आ रहा है। डीजल अपना खरीद कर लेकर आ रहा है। तो जहाँ तहाँ रोका है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अन्यास कोई कारण नहीं। और यहाँ हमसे आकर वे सब मीठी मीठी बात करते हैं। मतलब लड़का को पीट दिया है, मार दिया है, रोक दिया गया है, हमरा लग गया कि मीठा मीठा बात करता है। जेपी जी के पास पहुंचकर कौन बता रहे हैं, जेपी जी ऐसा सब कहीं से अपना तेल भरकर अपना डीजल से कोई पैदल से चारों तरफ से लोग चला गया। ऐसा भाषण कहाँ हुआ अभी तक? जयप्रकाश जी का भाषण जो हुआ था 5 जून है ना, 5 जून 1974 को पटना में विश्व गांधी मैदान में गजब का भाषण, सभी लोग आए थे, बहुत इकट्ठा लोग हुआ था। तो आज आदमी रोक दिया, हमसे मीठा मीठा बात कर रहा है, माने हमने आदमी को रोक दे रहा है, हमसे मीठा मीठा बात कर रहा है। देखो इन्होंने जिद की कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा। उन्होंने जिद कर दिया, उस सब आदमी किस रास्ते से क्या नहीं जाएगा, जुलूस नहीं जाएगा। आज तो जुलूस खातिर ना रोक चला कि हम जुलूस ना जाइए, हेने से जाइए, तो उसी तरह जुलूस रुक जाएगा। जुलूस रुकने का काम है बबुआ। अच्छा अब देखो माने क्या होता है, सच्चाई मतलब सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती है, ठीक है ना। इससे यह खतरा है, यह खतरा है, मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई देगा। वो लोग बोल रहे कि हई खतरा बहन जुलूस जाइए तो हऊ खतरा बा, लेकिन हमारा कोनो खतरा दिखाई नहीं दे। जयप्रकाश जी बोला था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो रही तो शायद उन्हें गोली चलानी पड़ी, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, आंदोलन हमारे किसी दूसरे उद्देश्य से हो रही है। अरे जो गोली चली थी करेगा, हम एक जिम्मेदारी नहीं खिले, हमारा आंदोलन कुछ दूसरा काफी होता। बीच में यह डाइवर्सन हो जाएगा, माने बढ़ जाएगा, रास्ते में भटक जाएंगे। हम लोग यह नहीं चाहते, तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। अरे तो ये देखो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, बिगड़े मतलब गुस्सा में होंगे, कोची में होंगे। हाँ, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और दूसरे बिल्डिंग में खड़ा करके जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समितियों के वहाँ जेल में हैं उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए हैं। जो हमारा लड़का जेल में है उनको जुलूस दिखाने के लिए आए हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार भी कभी हुआ होगा। जिनका आप लोग व्यवहार कर रहे हैं बच्चे के साथ, युवाओं के साथ, जेल में कर दे रहे हैं, जेल से उसको जाने नहीं दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, गाड़ी कहीं पर जला दे रहे हैं, इधर से जाओगे तो खतरा। ये अंग्रेज सरकार भी व्यवहार नहीं की होगी जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकी के लोग थे, ठीक है ना, उसको उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर रिपोर्ट अपने अखबारों में पढ़ी होगी, वही मुझे है। हाँ पेटीकोट मैंने हटा देना, पेटीकोट लोगों थे, पेटीकोट लोग थे, मतलब उसको बिना मतलब का हटा देना। मुजफ्फरपुर को रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, वही मुजफ्फरपुर है ना हम लोग का। हाँ अखबार पढ़ी होगी। सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ, शर्म नहीं आती इन लोगों को। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को बात करते हैं, इतना लोग के तकलीफ दिए, यही हमको राष्ट्र के बात सिखाते हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की जनता का अधिकार नहीं है क्या? लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार बाकी ना बना, जनता का अधिकार है कि नहीं? जहाँ भी चाहेंगे शांतिपूर्ण सभा करें, हमारी अपनी, जहाँ भी चाहे हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जेपी जी बोल रहे हैं जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे हुए। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने आए, उनका पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, तो हिंसा करे तब ना दूसरी बात है। असेंबली में आना, बात सुनना, ये कौन बात खराब बात बा? आएगा नहीं जी। हमसे मिलने आए पुलिस एक उच्च अधिकारी जो आए हैं, उन्होंने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना। वाह बहुत बड़ा चैप्टर है जी, इसके बाद और है। अरे तो पढ़ा तारा न, पढ़ा ना, कितना चैप्टर बा।
पढ़ाए दू भाग में करा के का है हाँ। यहाँ ठीक नहीं होगा तो मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना था मैं दीक्षित जी को जो उच्च अधिकारी पुलिस अधिकारी थे बाबू उसके मुंह से सुना था अगर जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। बिहार क्या हो गया होता? जल गया होता। जयप्रकाश नारायण के बारे में मैं ऐसे आप सोचते होंगे जो तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उसके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने लगी। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? ठीक है ना, जनता से घबराते हुए हैं आप। जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? ये सब कौन पूछ रहा है? नहीं, जयप्रकाश से कौन पूछ रहा है? तो उच्च अधिकारी राजीव दीक्षित जो है ना पुलिस के वो पूछ रहा है जयप्रकाश। आपकी हिम्मत कि लोगों को पटना आने से रोक लें? आपकी हिम्मत है, जयप्रकाश जी बोल रहे हैं कि पटना आने से रोक लें। उनकी राजधानी है, अपनी राजधानी है। यह पुलिस वाले का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार करते हैं। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कर रहा हूँ मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है। कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन है। लोकतंत्र के क्यों दुश्मन बा? तू हमारा दुश्मन बा। जेपी जी कहता रहा ठीक बनू। जो जनता को शांति में कार्यक्रम से बाधा डालते हैं, उनको गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, ये डेमोक्रेसी है? यही डेमोक्रेसी है? जो शांतिमय प्रदर्शन करता है उस पर लाठी चलाते हैं, यही करते हैं, यही डेमोक्रेसी है? इसके बदलना चाहिए। जनता जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि मैं जो आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा। उसका नेता कौन रहेगा जी? युवक रहेगा, छात्र रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। मित्रों, एक बात तो यह कहानी थी। मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ। अब जरा अपने को बांध कर बोलूं। अब उनको बुरा लगेगा डॉक्टर रहमान को, तो अपने को बांध कर ही बात बोल रहे हैं। कौन? जेपी जी। अभी हाल में मैं बेलोर में था। बेलोर में कौन थे? जेपी जी। तो हमारे परम मित्र स्नेही उमाशंकर दीक्षित जी पटना गए तो उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उठाए। मेरे उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बॉम्बे, देखो अंडरग्राउंड बॉम्बे के बम्बई के बम्बई वह रहते थे। अंडरग्राउंड नेता थे। वो सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे। सदानंद जी पूछेगा कौन प्रेस के मालिक थे? तो फ्री प्रेस का पूछेगा। उसकी स्थापना की थी फ्री प्रेस। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किनको कहा जाता था तो बोलोगे तो हाँ, ब्रेन ऑफ बॉम्बे उन्हीं को कहा जाता था। मुझे भी कोई बड़ी पद्धति नहीं थी, पर वे अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी को हमारे परिचय और हमारी निष्ठा मित्रता हुई। उसी समय परिचय निष्ठा मित्रता हुई जब बेलोर में हम लोग गए थे। हाँ, मित्रता हुई। अंडरग्राउंड के जमाने को जो मित्रता होती है वही ठोस मानता है। तो पूछेगा कि सबसे ठोस कौन मित्रता मानते हैं? जेपी जी के अंडरग्राउंड को। चाहे हम कहीं रहें वह कहीं रहे, ठोस रहती है। इसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र हैं जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी भी कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। अगर चाहल रहा कि जयप्रकाश अथी से इंदिरा गांधी से और किसका पंडित जवाहरलाल से मेल मिलाप हो, तो मुझे व्यक्तियों से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्तियों से झगड़ा नहीं है। कौन बता रहे हैं? जेपी जी। हाँ, व्यक्तियों से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा हो या कोई। हमें तो नीतियों से झगड़ा है। हमें तो कौन से झगड़ा है? हाँ, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, उस जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा। ये बात जेपी जी बोल रहे हैं। हमको व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, नीति से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है, पॉलिटिक्स से झगड़ा है, राजनीतिक से झगड़ा है। इसका जय ये गलत करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं उसका विरोध कौन करूंगा? कौन बोल रहे हैं? जेपी जी। हाँ, अपनी अकल के मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि
हम नहीं मानते हैं कि बापू यह बात है। और बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते, फिर भी बुलाकर हमें प्रेस में समझाते थे। तो उनकी ये भी आलोचना की है कि मैंने उस जमाने में मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्ष बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया गया और बिहार में जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे। क्या थे? तो पूछा जाएगा कि क्या मानते थे जवाहरलाल नेहरू को, तो बड़े भाई किसको मानते थे? जेपी जी। हाँ, ये पूछेगा। मैं उनका भाई कहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ा देंगे पूरा थी तक इंदिरा तक। उसका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बहुत बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उन्हें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्हें हमारी आलोचना का बुरा नहीं मानते, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषण का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी की कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने अभी भी आलोचना की, उनको तो तार भी दिया। कश्मीर के बारे में जो 1970 के जन्म धारा हटल है, लड़का 1970 का जो भी धारा नहीं हटा, ये लाल बहादुर शास्त्री किए थे, उसमें मैं तार दिया। तार मतलब को चिट्ठी लिखा था। क्या लिखा था भाई? 50 मिनट हुआ है, ठीक है। बहुत गलत काम किया। इसके बाद कश्मीर के सवाल को हल करने के आपको दिक्कत होगी। थोड़ी दिनों में 18 महीने के में वह चल बसे। 18 महीने के बाद वह मर गई। आ कहीं को दिक्कत हुई तो आज मोदी जाके हटैल 370। देश के दुर्भाग्य है यही देश का दुर्भाग्य है बाबू, ठीक है। जेपी जी देखिए क्या बता रहे हैं। इंदिरा जी से जो मेरा मतभेद है वो जवाहरलाल जी के साथ भी है। जो भेद है उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी को परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, सौराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारे मतभेद नहीं है। तिब्बत के मामले में भी मतभेद था। तिब्बत वही चीन के मामले में भी मतभेद था, चीन के मामले में भी था, हंगरी के मामले में भी था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ। मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया, चीन ने जब धोखा दिया भारत को, तिब्बत का देखो ITBP फोर्स, जब तिब्बत वाले ने आक्रमण कर दिया भारत पर, तो 1962 में ITBP फोर्स का स्थापना हुआ, ठीक है ना। तो उसी में 1962 में चाइना ने भारत को हरा दिया था। चाइना भारत को हरा दिया था। उस धोखे के कारण उन्हें हृदय से ऐसी चोट लगी कि वे 2 बरस में ही चले गए। 2 बरस के बाद ही 64 में वो चलिए गई के जवाहरलाल नेहरू, राम नाम, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन की आक्रमण कर दिया। कोई गंभीर उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था। उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों से नहीं था उतना मतभेद, अंतर्देशीय प्रश्नों से उतना मतभेद नहीं था जितना थी। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीतिक में है। भ्रष्टाचार, करप्शन मतलब राजनीतिक में है। वह क्या है? यह इलेक्शन का खर्चा, इलेक्शन का खर्चा या चुनाव का खर्चा, वही इलेक्शन का मतलब ही चुनाव होता है। करोड़ रुपये वे चुनाव में खर्च करेंगे। करोड़ों रुपये चुनाव में खर्चा होगा बाबू, ठीक है ना। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और ये सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। और और अनकाउंटेड मनी, करोड़ रुपये जिसके कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये सब बिना करप्शन वाला पैसा, ना कोनो हिसाब है ना किताब है। एक तरफ नारा लगेगा कि गरीबी हटाओ का, लेकिन ये सब पैसा का कोई हिसाब नहीं है। जो लाखों रुपया इलेक्शन में खर्चा होता है, सरकार इस लाखों रुपया को करोड़ रुपया इलेक्शन में खर्चा करना बंद कर दे, तो वही पैसा गरीबों पर लगाया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा ना जी। यही बात बता रहा है। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति को मामूल परिवर्तन होना चाहिए। एक जेपी जी बोल रहे हैं कि चुनाव के परिवर्तन को बदल जाओ। कितना पैसा चुनाव में देना निश्चित नहीं है।
चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हो कि गरीबी को उम्मीदवार खड़ा हो, चूँकि मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके तो किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, तो गरीब पार्टी हो, जो गरीब पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके तो सुनता कोई नहीं। और अगर गरीब पार्टी को, गरीब किसान को, गरीब उम्मीदवार को अगर तुम खड़ा करना चाहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके पास इतना खर्चा करना पड़ता है इलेक्शन में कि वो कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो सकता है। इसी पद्धति को हटाने के लिए जेपी जी ने ये बहुत सालों से ऐसे ही पुकार रहे थे। जेपी जी मतलब जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना। प्रेस रिपोर्ट से पता चला है कि इस आंदोलन के दौरान दलहीनी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। दलहीनी वही घड़ी चलल। देखो दलहीनी लोकतंत्र क्या होता है, जैसे तुम एगो बीजेपी से हो, चाहे आरजेडी से हो, चाहे जदयू से। मान लो बिहार की सरकार है, क्या है बिहार की सरकार, जैसे कैसे अभी सरकार है, अभी कैसे आरजेडी की सरकार जदयू की सरकार मिलकर गठबंधन बना के अपना सरकार बना ली ना, तो ये दलहीनी हो गई। मतलब अपना दल बदल कर किसी भी सरकार में पार्टी में मिलाकर बना सकती है। मतलब कि बिहार विधानसभा के कितना सीट बा, 244 से 42 है, देख लीजिएगा। तो उसमें तो जिसका 121 आ जाएगा उसका सरकार बन जाएगा ना जी। तो 121 नहीं आया, किसी का कम आया, 100 मान लो कि 12 आ गया तो 10 को घट रहा है ना, 12 को घट रहा है, तो 10 को किसी दूसरे पटिया से मिला कर अपना गठबंधन कर लिए तो उसी का सरकार हो जाएगा। तो अब पहले ये सब नहीं था, पहले ये सब नहीं था। जो तुम्हारा पार्टी है उसी पार्टी में रहो, नहीं तो देखो। दलहीनी लोकतंत्र सर्वोच्च विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। इस विचार के प्रचार पिछले वर्ष से मैं करता रहा हूँ। यह ग्राम सभा के आधार पर दलहीनी प्रतिनिधि स्थापित हो सकते हैं। इस प्रयत्न भी करता रहा हूँ, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलहीनी लोकतंत्र की जिक्र कतई नहीं की है। उस सब का जिक्र मैं कतई नहीं की है। 243 है, वही समझ 244 के 43 ऐसे ही हैं, तो मैंने एक सारी। फिर भी मैं मेरे पुराने विचारों को लेकर जनता का विशेष बुद्धिजीवों में काफ़ी भ्रम फैल गया है। मेरे जनता को लेकर बुद्धिजीवों में पढ़े लिखों में मेरे राजनीतिक से लेकर काफ़ी भ्रम फैल गया है। केवल वो अपने कम्युनिस्ट भाइयों से भ्रमक प्रचार के सफाई के लिए इतना ही मैं कहूँगा कि दलहीनी लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिन के मूल उद्देश्यों से में था। मार्क्सवाद और लेनिन का मुख्य उद्देश्य में दलहीनी था। अदापि वह उद्देश्य देखो उद्देश्य दूरी का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समवाद की ओर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट की क्षय होते जाएगा और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा। समाज क्या लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसकी समाज की लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। वह एक लोकतंत्र निश्चित ही दलहीनी होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनाना जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपना इस मूल को सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। मतलब यहाँ पर बताया जाए, हेलो किताब पर देखो, भविष्य तुम्हारा भी बाबू खतरा में है। अभी भाषण है, थोड़ा भाषण सुनो, कैसे भाषण दिए हैं। ऐतिहासिक भाषण है पटना में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जेपी जी ने ऐसा भाषण दिए। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी ये भी अन्य किसी से न छात्रों से न विपक्षी राजनीतिक दलों से है। सर्वोदय सेवकों की ये कल्पना है कि इनमें से पहले दलहीनी लोकतंत्र पैदा होगा। कौन पैदा होगा बाबू? दलहीनी लोकतंत्र पैदा करने वाले कौन थे, किनका राजकर्त बोला दिया जाएगा? तो जेपी जी को दिया जाएगा, ठीक है ना। विधानसभा का विघटन हो जाएगी तो 6 महीने में वर्ष भर में फिर चुनाव होगा। विधानसभा में विघटन हो गए, कोनो विधानसभा में कोनो नेता मर गया तो 6 महीने में फिर एगो विधायक बनाया जाता है, चुनाव होता है ना। तो सब वही गरी का नियम लगल बा, तो फिर चुनाव होता है। जो वर्तमान कानून का चुनाव या प्रणाली के अनुसार है, जो अभी आज भी है ना जी। विधानसभा का विघटन की संभावना तो यही होगी, वर्तमान कानून का नियम यदि अंतर्गत ही पूर्ण निर्वाचन होगा। इससे प्रश्न उठता है कि जैसे पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है कि इस हालत में विधानसभा का विघटन से क्या लाभ होगा। विधानसभा का विघटन से क्या लाभ होगी? जब हो गया लड़का, जब कोई मर्द 6 महीने के अंदर में मन विधायक कुछ हो गए तो इससे विधानसभा का विघटन में क्या लाभ हुई? तो खर्चे नहीं होगा, सरकार को खर्चा होगा। लाभ क्या है जनता को? कुछ नहीं है। मुझे खेद है, इसका उत्तर पिछले दिनों में मैंने बार दिया है, पर उससे समझने की कोशिश थोड़ी ही लोगों ने की है। लोग इसको समझने का कोशिश नहीं की है, जो जेपी बाबू जी बताएं। इसलिए बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से विकल्प पेश
कर रहे हैं वो मेरे विकल्प चूंकि एक नए ढंग का है, जो कि एक क्या है जी, नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों को समझ में नहीं आती है। आज के राजनीतिक से भिन्न, घिसे पीटे राजनीतिक से भिन्न है, इसीलिए लोग को समझ में नहीं आती। उन्होंने जेपी जी का यही क्या था, ड्रीम था, सपना था कि ज़्यादा से ज़्यादा दलबीनी सरकार बनाया जाए, विघटन को कम किया जाए। विघटन मतलब क्या होता है, तत्कालीन घटना पर जो आधारित सरकार होती है उसको कम किया जाए, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता था। अगर मैं कह दूं कि मेरा विकल्प यही है कि मैं इस आंदोलन के बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी, अगर मैं कह दूं तो इस आंदोलन के बाद हमारे आलोचना होने लगे। लड़का किसका आलोचना होने लगता था, जेपी जी का। हाँ, कि वह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों जनता के आंदोलन का दुरुपयोग करा रहा है। लोग ये कहीं न कि अपना लड़का, वो लोग यही कहेगा कि वो अपनी सत्ता के लिए ना वो सत्ता के लिए छात्रों से अपना आंदोलन और दुरुपयोग करा रहा है। लेकिन जब तक कोई नहीं, देखो, लेकिन जब मैं कोई नहीं बात बताता हूं तो उससे समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है, तो क्या है मेरा कहना है, संक्षेप में है, सुनो। संक्षेप यह है कि आज की परिस्थितियां आम जनता को हो, आम मतदाता के केवल इतना ही अधिक प्राप्त होता है कि चुनाव के अपना मतदान, परंतु मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारों का चयन मतदाताओं के हाथ में होती है और न चुनावों के बाद इस प्रतिनिधि उसका कोई अंकुश रहता है। मैं तो इन दोनों कमियों को भी दूर करने का प्रत्यंत कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ को कमियों का दूर करने का प्रत्यंत कर रहा हूँ, जो कि ये बात बता रहे हैं। अब जेपी अपने देश के पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद भी देखो, इसके ही अपने लोकतंत्र स्थापना की। विकसित देशों में लोकतांत्रिक समाज की प्रतिभावी शक्तियों यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती है। जनमत का जो प्रबल प्रतिनिधि का नियंत्रण पड़ता है, जो स्वतंत्र साहसी प्रेस पत्रकार रोल होते हैं, वो शिक्षित समुदाय जो वैचारिक और नैतिक असर पर होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ यानी जानता है कि शासन के बीच में संरचना यहाँ पर नियंत्रण अभाव है। मतलब कहने का मतलब है ना, जितना प्रेस वाले हैं, स्वतंत्र व्यक्ति वाले हैं, अच्छे लोग हैं, इस सब का अभाव है, सबका कमी है। ये आदमी नहीं है कि जो सही उम्मीदवार को खड़ा कर पाए और सही उम्मीदवार को चुन सके। ऐसे स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इसी पूरी आंदोलन के संरचना में कंस्ट्रक्शन का निर्माण तो एक दिन में ही नहीं हो सकता, परंतु इसके अभाव में आम जनता के मतदान सिवा में कोई पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री का विघटन निरंकुश और स्वस्थ हो जाती है और जनता की किसी प्रकार की अंकुश उन पर नहीं रहती है। जनता का कोई अंकुश ना रहेगा, कहना पर विधायक पर, ठीक है ना, नहीं रहती है। मतलब वो जीत जाएगा ना, जब विधायक जीत जाएगा तो जनता का अंकुश रहेगा, नहीं रहता है। तो देखो, ऐसा जनता को चुनी है जिस पर अंकुश भी हो, थोड़ा सा भी गलती काम करे तो उसको हम लोग बोल सके। लेकिन जब विधायक जी बन जाएगा तो सुनने वाले हैं जनता को, नहीं मत बात करो। सिवाय इस भय की कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनके वोट नहीं देंगे। बस ये रहेगा कि अगर जनता चाहिए तो वोट ना दे। बस एगो जनता के पास एगो ये ऑप्शन है बा, विधायक के लगे जनता लगा तो अगला बार वोट ना दी, लेकिन दूसरा कोई तुम्हारे पास अंकुश नहीं। परंतु यह भय रुपया, जाति बल प्रयोग है, मिथचरण आदि के कारण भी निष्पष्ट हो गया है। ये भी एगो डर है, लेकिन यह रुपया बल पर यो बिका देता लोग। मिष्टचरण मतलब मीठी बाली पर, ये भी सब निरस्त हो गया है, सब बिका जाता है ना, महुआ मीठा पर भी। अब चूंकि प्रदेश के छात्र युवक के सर्व बिहार में ज़्यादा ये सब चलता है, ठीक है ना। देखो दारू पर भी है, देखो युवक सर्वोत्तम जनता जागृत हो गई है, वह अपनी बढ़ा रही है। लेकिन हालांकि युवा जनता ना बहुत जागरूक हो गई है, वो अपनी बढ़ रही है। लेकिन युवा जनता भी ना, युवा जनता को भी पैसा दे रहे हैं, तो युवा जनता भी, पढ़े लिखल भी आदमी पैसा के आगे सही उम्मीदवार को नहीं चुन पाता है और कुछ नहीं चाहती है। वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहता हूँ, अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज की असंगठित जनता, इसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह अपनी आदमी को बस इसके बाद चुनाव का लिखा है जी, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। लाओ किताब, लाओ किताब में वो थोड़ा सा दिक्कत है, लाओ 2 किताब दो। चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि को आचरण में यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। बाबू इस संभव में बता रहे हैं कि देखो चुनाव में ना मैं चाहूँगा उसी को खड़ा करूँगा। बता रहे हैं कि देखो ये बता रहे हैं ना जेपी जी कि देखिए अब नया स्थिति में परिवर्तन कीजिए।
आज जिसको तुम खड़ा कर रहे हो उसमें न अपना यथासंभव को अंकुश रख सके, मतलब जीतने के बाद भी, जीतने के पहले वादा 50 वो कर लेगा और जीतने के बाद भी एक भी काम नहीं करेगा तो अंकुश रख सके। तो देखो इसमें क्या कर सकते। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा के अलग चुनाव हो, पहला छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर आम राय को उम्मीदवार खड़ा करे। ये जनता उम्मीदवार खड़ा करे, लोग ना क्यों करे, जनता में कौन, छात्र, ठीक है ना। अथवा जन उम्मीदवार खड़ा किए जाए है जिसमें किसी मान्य करें। देखो इन समितियों के बीच में आम राय नहीं होती तो कोई ऐसा रास्ता बनाए जिसमें आपस में फूट हुए बगैर समितियां उम्मीदवार खड़े कर सके या किसी को उम्मीदवार अपनी मान्यता को दे सके। इस प्रकार चुनाव की जनता का एक बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता छात्रों के संघर्ष समिति उम्मीदवार चयन अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। लड़का यही रोल अदा करेगी कौन, जनता जिस तरह कैंडिडेट को खड़ा करेगा उसी तरह रोल, माने सरकार बनेगा जो चाहेगा उसी का सरकार बनेगा, लेकिन अंकुश यह होगा कि उसको जिस तरह चाहेगा उस तरह चलाएगा जनता, ठीक है ना। जीतने के बाद वो अपना मनमानी नहीं करेगा, कौन, विधायक चाहे जो भी है। दूसरी बात यह है कि उम्मीदवार आमुख चुनाव क्षेत्र में जीतेगा तो इसके भावी कार्यक्रमों में कड़ी निगरानी रखने का काम यह संघर्ष समितियां करेगी। और अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ लिया है तो उसे इस्तीफा भी देना बाधित करेगी। अगर ये गलत रास्ता पकड़ लिया है तो प्रतिनिधि इस्तीफा भी देना बाधित पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना, जीतने के बाद। इस प्रकार जनता को अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा, जनता को अंकुश रही, अंकुश मतलब समझ रहे ना, पकड़ रहेगा कि गलती काम एक भी करेगा, कौन करेगा, मुखिया, सरपंच चाहे विधायक, तो उस पर क्या होगी, पकड़ होगी। आज की तरफ अछूलता आज निरूपण स्वस्थ ही नहीं रहेगा, रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट अवश्य ही है कि संघर्ष समितियों छात्रों या जनता के बन गई है या बन रही है, उसका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि उनके काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना ही होगा। खाली वो शासन कोयला से ना हो, अन्याय के खिलाफ, संघर्ष के खिलाफ उसको संघर्ष करना पड़ेगा। किसको, जो सत्ता में रहेगा, जो सत्ता में रहेगा माने नेता सब। इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य होगी। गांव में छोटे अफसरों कर्मचारी को चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार से जो घूसखोरी चलाती है उसके खिलाफ तो संघर्ष होगी। जो घूसखोरी चलाता है उसके खिलाफ भी क्या होगा, संघर्ष होगा। साथ साथ जिन बड़े किसानों के बेनामी या उर्ज बंदोबस्तियों की गई है उन पर भी विरोध होगा। बंदोबस्त जमाबंदी ना होला, उस पर भी क्या किया जाएगा, विरोध होगा। ये समितियां करेगी, कौन करेगी, और उनका उसका दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव के तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि इन समितियों में उन अन्याय को भी रोका जाए। इन समितियों से उन अन्याय को भी रोकल जाए, क्या द्वारा, मतलब सत्ता के द्वारा। इस प्रकार जनता या छात्रों की निर्दलीय संघर्ष समितियों स्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांति के लिए अथवा संघर्ष संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इस तरह ये सभी अपने सभा में भाषण में ये सभी लोगों को सुनाकर संबोधित करते हैं, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर रहा तीसरा, जो कि जेपी जी ने इतने अच्छे भाषण को प्रस्तुत कर लोगों को संबोधित करने का कार्य किए, जो कि 12th क्लास दिगांत का तीसरा चैप्टर में ये आपका चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है आपको पढ़ने के लिए। थैंक यू।